ऑलराइट एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच जॉइनिंग अगेन। आज जो हमारा सेशन है वो बेसिकली एक नई पॉडकास्ट सीरीज़ में शुरू कर रहा हूँ वली के साथ। वली मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, आपने शायद मेरे चैनल पे देखा होगा उनको, और मैं भी इनके चैनल पे कई बार अपीयर हो चुका हूँ। तो हमने काफ़ी एक साथ पॉडकास्ट किए हैं, सेशंस किए हैं। तो जो आज हम सीरीज शुरू कर रहे हैं वो बेसिकली ये है कि हम मैक्रो अपडेट्स के ऊपर आपको थोड़ी सी अपनी कमेंट्री शेयर करेंगे कि हमारी क्या ओपिनियन है मार्केट के हवाले से। एवरी वीक यानी कि वीक एंड होने के बाद हम देखेंगे कि जो वीक में एक्टिविटीज़ हुई हैं, जो इंसिडेंट्स हुए हैं, जो मार्केट ने मूव्स दिखाए हैं, और उसके क्या नेक्स्ट प्रोजेक्शंस हो सकती है। तो उस पर हम थोड़ी सी अपनी एक ओपिनियन शेयर करेंगे। फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है ये, लेकिन हम अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको थोड़ा सा बताएंगे कि क्या हमें लगता है कि मार्केट में क्या होने वाला है नेक्स्ट, और इससे क्या इम्प्लीकेशंस आ सकते हैं, जो भी न्यू रूल्स, जो नए इंसिडेंट, जो न्यू न्यूज़ आ रही हैं उस हवाले से। तो ये वीकली पॉडकास्ट होगी, एवरी वीकेंड पे हम इसको पोस्ट करेंगे एज सुन एज पॉसिबल। तो प्लीज़ अपने क्वेश्चंस कमेंट्स से हमें बताइए कि आपको और उसमें क्या चीज़ देखनी है। हम आपकी फीडबैक को अच्छी तरह कंसिडर करेंगे और ट्राई टू इम्प्रूव इट अलॉन्ग द वे। तो मेरे साथ मेरे गेस्ट मौजूद हैं। वली, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम यासीन, कैसे हैं? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। तो बस यार, ये वली, जबरदस्त हाँ। इनिशिएटिव है। मेरे ख्याल से हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे एवरी वीक, बिकॉज इसमें अपनी खुद भी लर्निंग होगी। क्योंकि बहुत दफा हम न्यूज़ देख रहे होते हैं और वो न्यूज़ जो है वो ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, उसको रिसर्च में नहीं जाते। ऑल्दो के जरूरी भी नहीं है हर चीज़ को रिसर्च करें, बट क्योंकि कंटेंट बनाना है तो उसके लिए थोड़ा सा आपको इन डेप्थ जाते हैं। और आज भी इस पूरी जो हमारी रिकॉर्डिंग है उसके अंदर काफी हैवी लोडेड एजेंडा है, उसमें काफी चीजें हुई हैं लास्ट वीक के अंदर। तो हम उसके बारे में अगर थोड़ा सा लेट्स से हाईलाइट बता दें इसकी, या मैं बता दूं? हाँ, तुम बता दो। तो यार, इसके अंदर जो अभी हमने कुछ बात की थी कि ओईसीडी के अंदर जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो थोड़ी सी उन्होंने कट डाउन की है। ओईसीडी कंट्रीज जो होते हैं, जो मेजर वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो 3.1 से 3.3% से 3.1% के करीब उन्होंने कहा है कि उनकी ग्रोथ होगी। क्रिप्टो मार्केट की वॉलेटिलिटी काफी हमने देखी है अभी रिसेंटली, जिसके अंदर इवन एसईसी के ने जो बाइनेंस के ऊपर अपना केस था वो विड्रॉ करने के बावजूद वो बिटकॉइन को उस तरह से उसने सपोर्ट नहीं किया। सो इस तरह ये चीजें, ऑल्दो कि क्रिप्टो के अंदर मैं खुद तो बहुत ज्यादा ना इन्वेस्ट करता हूँ ना मैं बात करता हूँ, बट क्योंकि क्रिप्टो इतना मेन स्ट्रीम हो गया है कि आपको अब इससे दूर रह नहीं सकते, तो आपको थोड़ा बहुत इसको अपनी नॉलेज के अंदर रखना पड़ता है। बिल्कुल। फिर जो ट्रेड एंड टैरिफ की जो टेंशन चल रही है इसकी, ट्रम्प की, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ईसीबी में जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है उसने 25 बेसिस पॉइंट्स के जो रेट कट किए हैं 2% पे लेके जाएंगे वो। इसकी अनाउंसमेंट आई थी तो वो उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। मिक्स मार्केट सिग्नल्स चल रहे हैं आजकल। अभी लास्ट वीक जो यूएस की स्टॉक मार्केट ने थोड़ा सा रीबाउंड किया है, वो जॉब जॉब नंबर्स की वजह से किया था। तो वो थोड़ा सा उसको भी देख लेंगे। इस तरह की और चीजें। बल्कि हम बात शुरू करते हैं ट्रम्प वर्सेस इलॉन की बैटल इलॉन की, जो जो कि जिसकी बहुत वजह ही, से जो लोग बेचारे टेस्ला लिए हुए थे वो उनकी तो ऐसी की तैसी होगी वो एक दिन के अंदर। इनफैक्ट थोड़ा सा आखिर में थोड़ा सा बढ़ गया था। इनफैक्ट मैं आज ही एक वीडियो शूट कर रहा था तो मैंने उसमें रेफर किया था कि यार देखें, ये जो चीजें होती है ना, ये इतनी फ्लूइड हैं आजकल, इतनी वॉलेटाइल है कि 15% नेगेटिव या पॉजिटिव होना कोई बड़ी बात नहीं और है। अब बहुत बढ़ तो गया है। वो हाँ, बहुत बढ़ गया है। पहले पहले ये चीज़ें होती थी, लेकिन मंथ्स में एक दफ़ा होती थी कि भाई एक बड़ी वॉलेटिलिटी आई और एकदम से मार्केट ने 5% 10% डिप लिया। और वो हम याद रखते थे कि यार ये अच्छा 2002 में ये हुआ था। अब हाँ, तो ये लगता है कि एवरी क्वार्टर जो है इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं। तो ये हाँ, वॉलेटिलिटी बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे हम हाँ। देख रहे हैं कि ये बड़ा एक रिकरिंग सी थीम बनती जा रही है। बिल्कुल, ये जो खास तौर पे जो अच्छा, इसका मैंने थोड़ा सा पढ़ा था इसको, क्योंकि वही बात है कि या तो ट्विटर पे थोड़ा सा देख रहे होते हैं या फिर वैसे ही थोड़े बहुत न्यूज़ पढ़े होते हैं, पूरी इन डेप्थ में जाके नहीं देख रहा होता मैं। लेकिन ये कि जो मैंने समझा है वो यही कि ट्रम्प ने जो बिग ब्यूटीफुल टैक्स, अच्छा उसी के बाद उसी से रिलेटेड एक और बिग ब्यूटीफुल जो बिल है उससे रिलेटेड एक और भी न्यूज़ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स के लिए। क्योंकि उसके अंदर वो आपकी जो इनकम है वो उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट आ सकता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। बट बिफोर वी गो टू दैट, इसको थोड़ा सा क्लोज करने की कोशिश करते हैं। Sorry for the interruption, guys. Just wanted to let you know that I also offer one on one consulting calls to the individuals who are looking to discuss their financial planning, their investment strategies, their kids' education planning, their immigration moves, as well as the young professionals, because I have been in the tech industry for almost 20 years. So I also offer one on one consulting calls to the young professionals who are looking to have their career development discussion with me, and also personal branding as well. So if you are looking to have some sort of an expert opinion, there is a calendar link in the description below. Book a 30 minutes call with me and I will be more than happy to help you out. जो ट्रम्प का जो बिग ब्यूटीफुल टैक्स बिल था उसके अंदर
एलॉन को मसला क्या था, सबसे बड़ा मसला क्या है उसको? असल में दो तीन चीज़ें सामने आई हैं। अब ऑफ कोर्स बिहाइंड द सीन तो मैं नहीं पता कि क्या उनके बीच में डिस्कशन चल रहा था। एक तो ये था कि भाई इलॉन की जो कैंपेन थी ना पूरी इलेक्शन में, वो थी कि भाई गवर्नमेंट जो है वो फिजिकल अपना डेफिसिट कम करे, जो उसकी स्पेंडिंग है, जो अगर आप यूएस डेट देते हैं तो वो हॉकी स्टिक पे जा रहा है ऊपर। यानी कि 2019 में वो अराउंड 20 ट्रिलियन डॉलर्स था, इस वक्त वो 37 ट्रिलियन डॉलर पे है, यानी कि क्वाड्रुप, यानी कि डबल ऑलमोस्ट हो गया है लास्ट 4 ईयर्स के अंदर। तो जो ट्रेजेक्ट्री है वो तो बड़ी अनसस्टेनेबल नज़र आ रही है। तो इलॉन की जो कैंपेन थी वो ये थी कि भाई किसी तरह आपने ये इस डेफिसिट को कम करना है और डेट को नीचे लेके आना है। तो इसीलिए उसने ये जितने भी जो डिपार्टमेंट्स है, यूएस एड और इस तरह की इन डिपार्टमेंट्स को उसने बंद किया कि भाई ये जो अननेसेसरी स्पेंडिंग है इसको एटलीस्ट हम इसको जो है ख़त्म करें। हम्म। लेकिन हुआ ये कि उस कैंपेन से सिर्फ $150 बिलियन की सेविंग्स हुई हैं, जो कि इवन डूज को आटे में, मिलाकर, हाँ, जो सब कुछ आटे में मिलाकर। नमक के बराबर है। यानी कि जो हाँ। यूएस गवर्नमेंट का जो डेफिसिट है एवरी ईयर, वो $2 ट्रिलियन पे पहुंच गया। यानी कि हर साल वो $2 ट्रिलियन एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं। हम्म। तो कहाँ $2 ट्रिलियन और कहाँ 150 बिलियन, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और फिर जब ये बिल आया ना, बिग ब्यूटीफुल बिल, उसमें मज़ीद और इन्वेस्ट यानी कि स्पेंडिंग उन्होंने ऐड की है। तो उस पे ईरान का सबसे बड़ा उसमें एक एक वो जो ऐड किया उन्होंने, एवरी टाइम वुमेन गिव बर्थ टू चाइल्ड, वो $1,000 भी दे रहा है उसके ऊपर। हाँ, मतलब ये तो हाँ, उसमें डेफिसिट ऐड होता जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल। वो बच्चे बढ़ाने की बात कर रहा है, बट स्टिल। हाँ, तो वो ये कह रहा है कि ये जो आप नया आपने अनाउंस की चीज़ें, इसकी फंडिंग कहाँ से होगी? वो फंडिंग बेसिकली बोरिंग से होगी। बोरिंग का मतलब ये कि मज़ीद डेफिसिट बढ़ेगा। तो वहाँ से इसका फंडामेंटल इख्तलाफ शुरू हुआ। और फिर कुछ इसमें मेरे ख्याल में जो मैंने न्यूज़ देखी है वो अब पता नहीं सच सच है कि नहीं है, कि ट्रम्प जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को खोलना चाह रहा है। वो सिर्फ ईवीज़ तक महदूद नहीं रखना चाह रहा है। और ऑफ कोर्स वो इलॉन के जो अगेंस्ट है, तो वहाँ पे भी इसको जो है मेरे ख्याल में इसको कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ है। तो ये सारी चीज़ें, और फिर इसको बिहाइंड द सीन हो सकता है कुछ और हुआ हो, हमें नहीं पता। हमें तो सिर्फ सरफेस चीज़ें नज़र आ रही हैं। हमने क्योंकि उसका हमने वो तो जो वो ट्रम्प तस्वीर भी ये जो देखी इसका जिसमें एलॉन के। एक हाँ। ब्लैक आई थी हाँ। इसकी, तो अब वो हाँ। पता नहीं उसके पीछे क्या और सी कहानियाँ हैं। लेकिन जो उसने हाँ। ट्वीट्स की हैं उसके बाद, वो बड़ी ही मज़े का खैर था, जिसमें उसने वो एप्स्टीन फाइल्स में ट्रम्प का जो है इसने लिखा कि भाई नाम ट्रम्प भी का नाम लिखा है, इसमें शामिल है। डिलीट तो कर दी दैट वैसे उसने वो। वो कर दी हैं। लेकिन मैं सोच रहा था कि हाँ। ये जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, चाइनीज़ और हम्म। रशियंस, और जब वो देख रहे होंगे, कह रहे होंगे यार ये कौन लोग हैं, ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या ये हाँ। हम बच्चों से डील कर रहे हैं या ये कोई मेच्योर लोग हैं? तो ये बड़ा हाँ। ही एम्बेरसिंग सिचुएशन थी वैसे यूएस गवर्नमेंट के लिए। हाँ, ऐसी है। लेकिन मैं बताऊं, यूएस के अंदर बहुत सारी चीजें जो है काफी ज्यादा शेल्टर्ड है, इवन कनाडा के अंदर भी। लेट्स से अगर हम दो चीजों दो लेट्स से डोमेन्स की बात करें, एक ईवीज और एक स्मार्टफोन, ये दोनों, और इवन टेलीकॉम नेटवर्क्स, क्योंकि मैं टेलीकॉम से रिलेट करता हूं तो मुझे भी आइडिया है उसका, कि कनाडा में यूएस तो बहुत है। कनाडा के अंदर भी बिल्कुल। तो हम्म। अब ना कोई आपको चाइनीज ईवी नजर आती है यूएस के अंदर, और अमेरिकन ऐसे होते हैं ना इनको पता ही नहीं दुनिया के बाहर क्या हो रहा है। इवन यूरोप के अंदर चाइनीज ईवीज नजर आती हैं, और बहुत ज्यादा कामयाब है। और मैं यूएई की बात करूं तो यहाँ पर तो बहुत आपको, मतलब चाइनीज ईवीज के अलावा चाइनीज कार्स इतनी नजर आती हैं। और पहले हमें जो परसेप्शन था कि ये 2 नंबर क्वालिटी है, खैर 2 नंबर क्वालिटी जो चाइनीज की प्रोडक्ट्स होती हैं, वो मैं अपने ऑफिस में भी एक मेरा लोकल है यहाँ पर, उससे डिस्कस कर रहा था कि मैंने इत्तेफाक से उससे बात चली थी ईवीज की, लेकिन वो बात निकल गई फिर F-16 की, और फिर रफाइल्स की, और इस राफेल। तरह की। मैंने कहा भाई देख लो, चाइनीज हल्की प्रोडक्ट नहीं है अब। चाइनीज की अच्छा, प्रोडक्ट जो मैं है ना देखा वो है अब। चाइनीज, उनके भी डिफरेंट लेवल्स हैं। जो हम्म। पाकिस्तान इंडिया में जो प्रोडक्ट आती हैं ऑफ कोर्स वो लो लेवल की होती है, लेकिन जो यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका की तरफ आती हैं उनका स्टैंडर्ड काफ़ी हाई होता है। हाँ, लेकिन गाड़ियों में मैंने देखा है, गाड़ियों में इवन मैंने पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि अभी तो नई नई आ रही है ना, ये तो एक्सपोर्ट सारी इंपोर्टेड गाड़ियां हैं, अब जाके वो मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई है पाकिस्तान के अंदर। और यहाँ पर यूएई के अंदर भी जो मैं गाड़ियां देख रहा हूँ, मेरे कुछ दोस्तों ने यहाँ पर चाइनीज ईवीज लिए हैं, एंड दे आर वेरी हैप्पी। वो कह रहे हैं यार, मतलब टेस्ला से हाफ प्राइस के अंदर हमें वो गाड़ी मिल रही है। तो मतलब ठीक है, उसकी टेक्नोलॉजी आपको शायद जीपीएस उस तरह के ना मिले, या लेट्स से उसकी जो सॉफ्टवेयर है उस तरह के ना मिले, बट एटलीस्ट वो आपको पूरा काम करके दे रही है जो ईवी का काम होता है। सो इसलिए ये चीज मिस कर रहे हैं अमेरिका, अमेरिकन हम्म। कंज्यूमर मिस कर रहे हैं, जो अच्छा, उनके साउथ पास नहीं अमेरिका है। में भी बहुत है अच्छा। चाइनीज़ ईवीज। अगर अच्छा। आप अच्छा। साउथ अमेरिका में जाते हैं, ब्राज़ील में, मैक्सिको में अर्जेंटीना है में, चाइनीज ईवीज? हाँ काफ़ी हैं। और अच्छा। उनकी अच्छा। जो स्टार्टिंग प्राइस है वो $18,000 से स्टार्ट होती है, हाँ। जबकि टेस्ला हाँ। जो स्टार्ट होती है $40,000 से। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है प्राइस में। और बिल्कुल। इसी वजह से, क्योंकि वहाँ की जो मार्केट है वो रेगुलेटेड नहीं है ईवी के हवाले से जिस तरह यूएस में है, तो वहाँ अलाउ है चाइनीज़ कंपनीज़ को सेल करना, तो वहाँ आपको ठीक ठाक नज़र हम्म। आती हैं। यूएस में एक भी हाँ। नज़र नहीं आई, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट अलाउ ही नहीं कर रही। और यही सीन कनाडा के साथ भी है।
बिल्कुल ऐसे ही है। और यही चीज़ अच्छा यही चीज़ स्मार्टफ़ोन्स के अंदर भी है, यही चीज़ टेलीकॉम नेटवर्क्स के साथ भी है, क्योंकि वहाँ हुँ, पर हुआवे नहीं मिलेगा आपको। अब देखो ना मतलब यूएस आपको कितना भी एम्बार्गो लगा दे क्या चाइना के ऊपर, वो उसने एंड्रॉइड के ऊपर एम्बार्गो लगाया कि आप हुआवे में यूज़ नहीं कर सकते, उन्होंने अपना पूरा ओएस बना लिया। सो आप जितना उनको पुश करते रहेंगे, वो उसी के अंदर से अपॉर्च्युनिटी ढूँढते रहेंगे। तो वो चीज़ें हैं और यही वजह से टेस्ला जो है ना मुझको थोड़ा-सा ऑल्दो कि आई लाइक दिस कंपनी, वो एलन की जो विज़न है वो भी अच्छा है, वो सब एज़ अ पर्सन को छोड़ दें। चीज़ें वो जो कर रहा होता है, इनोवेट जो कर रहा होता है, वो एक एक लेवल के ऊपर तो है अपनी जगह पर। हुँ, बट अभी मैं एक जगह पढ़ रहा था कि जो नेक्स्ट लेवल है वो अब ऑटोनोमस कार्स के अलावा, वो जो बेसिकली जो ईवीज़ हैं, उसके बाद ऑटोनोमस कार्स का जो स्टेप आता है कि हुँ। फर्स्ट करें आपने एक दफ़ा गाड़ी ले ली टेस्ला से, अब आप उस नेटवर्क तुमने के खैर ऊपर आ कैथी गए। वुड्स का इंटरव्यू देखा है? उस हाँ, एग्ज़ैक्टली, मैं एग्ज़ैक्टली। कल मैंने कहा रात को यार भी देख रहा था। हाँ, हाँ, वो डायरी ऑफ अ सीईओ के हाँ। अंदर देख रहा था मैं। तो वो यार मतलब मतलब एक ज़बरदस्त किस्म का कॉन्सेप्ट है कि आपने गाड़ी ले ली, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए उसी तरह का, जो कि हाँ, अमेरिका में डेफ़िनेटली होगा। तो अगर वो आपने उन्होंने गाड़ी ले डेवलप ली कर लिया उसके है, बाद यानी कि कुछ स्टेट्स के अंदर ऑटोनॉमस कार चल रही है। हाँ, जैसे फ्लोरिडा का उसने ज़िक्र किया था कि वो फ्लोरिडा में रहती है, तो हाँ, वहाँ तो है, कैलिफ़ोर्निया में है, तो ऑलरेडी उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से डेवलप हो चुका है, यूएस में एटलीस्ट। हुँ, ऑफ हुँ, कोर्स दूसरे कंट्रीज़ में नहीं है, तो वहाँ तो हाँ। ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर तक। बट एट द सेम टाइम हमने चाइनीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देखा। मतलब मैंने अपनी आँखों से नहीं देखा और बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा यूएस के अंदर। हुँ, लेकिन जो लोग गए हैं वहाँ पर, वो बताते हैं वहाँ पर भी इसी तरह की सिनेरियो चल रहा है। अब वो वहाँ के हिसाब से चल रहा है वो। वहाँ पर भी ऑटोनोमस कार्स हैं, वहाँ वहाँ पर भी यही सिनेरियो एग्ज़ैक्टली रेप्लिकेट हो रहा है। बस ये कि वहाँ पर उतना एक्सपोज़र हमें नहीं मिला, तो हमें हाँ, पता नहीं है। सो अब इस वजह से जो कंपनीज़ हैं, उनकी वैल्यूएशन करना कि टेस्ला की वैल्यू क्या है, तो वो बहुत ही एक अगर आज ट्रम्प खोल दे, लेट्स से बोल दे नहीं चाइनीज़ ईवीज़ आएँगी, अब तो नहीं वो रुक तो नहीं सकती। बढ़ तो जाएगी। फिर देखो फिर टेस्ला के साथ क्या होता हाँ, है। सो अच्छा इसलिए एक ये हाँ, एक पॉइंट इसमें ये भी है कि चाइनीज़ ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त होगा, लेकिन चाइनीज़ कंपनीज़ का जो एक्सेस है दूसरे इन्वेस्टर्स के लिए वो काफ़ी लिमिटेड है ना। वो हाँ। आपको फिर चाइनीज़ स्टॉक एक्सचेंज में जाके इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ऐसा हाँ, नहीं लेकिन कि वो मेरे ख़्याल से कंपनीज़ यूएस जैसे में लिस्टेड हैं। बीवाईडी है, बीवाईडी को आप अगर आप मैं इंटरैक्टिव ब्रोकर पे देख रहा था, वो अवेलेबल है और भी दूसरे एक्सचेंजेस पे मुझे अच्छा, नज़र आ रहा था वो। तो वो सो यूएस मेरे स्टॉक ख़्याल में से लिस्टेड है बीवाईडी? मुझे नहीं मुझे नहीं पता, पता। मैंने देखा नहीं उसको, लेकिन हाँ, वो एटलीस्ट मुझको नज़र आ रहा था। हो सकता है बहुत सारे चाइनीज़ स्टॉक्स अब अलीबाबा है, वो शायद लिस्टेड है उसके ऊपर हाँ, यूएस स्टॉक्स के अंदर। बट इसके इस तरह की और कंपनीज़ हैं जो आपको नज़र आती हैं अगर आप खरीदना चाहते हैं। इस यार वो तो नहीं हो सकता ना, वो जो कौन-सी कंपनी थी जो जिसने लेट्स से जे जे आई मीन जो जो पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट था, JC-10 था, कौन-सा था वो? तो वो कंपनी तो लिस्टेड नहीं है ना, लेकिन आपको वो उस हुँ, कंपनी अगर आप खरीदना चाहेंगे उसके स्टॉक खरीद सकते हैं। वो राइट। आपको एक्सचेंज पे मिल जाएँगे। हुँ। सो इसका हाँ, मतलब है कि लेकिन जो आप लिस्टेड अगर भी वो यूएस पे चाइनीज़ हो लिस्टेड भी सकता ना है। हो हाँ, चाइनीज़ हुँ, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो वो, क्योंकि कुछ ब्रोकरेजेस ऐसे होते हैं जो आपको इंटरनेशनल एक्सपोज़र देते हैं। एग्ज़ैक्टली, हाँ, एग्ज़ैक्टली। हाँ, तो हम लोग यहाँ से जो बैठे हुए होते हैं, कर रहे होते हैं, उसमें हमें नज़र आ रही होती हैं वो चीज़ें। सो राइट, राइट। इसलिए वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसीलिए मैं सबको बोलता हूँ कि भाई आप सोच तो कुछ नहीं। अब जैसे एप्पल को हम ले लें, मैं एप्पल के लिए मैं फुली आई एम इन्वेस्टेड इनटू एप्पल, यानी इन्वेस्टेड इन टर्म्स ऑफ लेट्स से मेरा मेरा पूरा इकोसिस्टम एप्पल के ऊपर है, मुझे पसंद भी है ये कंपनी, सब कुछ अच्छा है। बट अभी देख लो पिछले 2 महीने 3 महीने से एप्पल कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा। हालांकि बाकी हुँ, कंपनीज चल रही है, माइक्रोसॉफ्ट ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, टेस्ला ने भी ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन किया है उसने भी हाँ, परफॉर्म। बट एप्पल ने नहीं किया, क्योंकि उनकी क्योंकि तरफ से मुझे कोई खुद एआई नजर आ की रहा है न्यूज़ उस नहीं आ रही ना। एआई की न्यूज नहीं है, क्योंकि एआई की एआई न्यूज जो है नहीं ना है। वो एक एक बज़वर्ड बन चुका है मार्केट में, और हर कंपनी की अर्निंग्स से ज़्यादा आपको एआई जो है ना मल्टीपल टाइम नज़र आता है डिस्कस हाँ, होता हुआ। और एप्पल की हाँ, तरफ से कोई एआई की न्यूज़ आ नहीं रही। तो ऑफ हाँ, कोर्स इन्वेस्टर्स जो हैं वो देख रहे हैं कि भाई इनका क्या विजन है एआई के हवाले से। हम्म, तो कैथी वुड्स भी शायद कल यही बात कर रही थी, मैं इसकी जो पॉडकास्ट देख रहा था कि एप्पल ठीक है, उसके पास ठीक ठाक कैश फ्लो है और एक स्टेबल प्रोडक्ट है, और आई थिंक इनका मार्केट शेयर भी दुनिया दुनिया में सबसे ज़्यादा है स्मार्टफोन्स में। लेकिन जो इनोवेशन की स्पीड नज़र आ रही है हमें इन द नेक्स्ट 3 years वो एआई के हवाले से ही है, और एप्पल हम्म, इसमें जो है एबसेंट है। Financial education is very important for everybody, especially for the kids who are still at school. Because when they grow up and go into the professional lives, if they don't know how to manage their finances, that is going to be a disaster to begin with. I have just published an ebook for the kids aging between 10 and 16 years to understand how they can manage their finances. So when they grow up, they know exactly how to manage their personal finances, because I have broken it down at a very, very basic level. What is money? How can we save? How can we invest? What is debt? How can we use debt? What is credit card? And how we can set ourselves
for the financial future when we go into our professional life. So if you are a parent looking for a very simple to use ebook for your kids, click the link below to order the copy for your kids and let me know what you think about that. Let's get back to the video. बिल्कुल ऐसे ही ऑल्दो कि अगेन आई वुड लाइक एप्पल के कुछ ना कुछ वो करे, और दूसरा ये कि ट्रम्प के टैरिफ्स की वजह से वो थोड़ा सा वैसे ही जो है बैकफुट पे आना पड़ गया उनको। सो ये कुछ चीजें थी जो अब पता नहीं कि ये चीजें इतनी फ्लूइड होती हैं कि अभी हम ये बात कर रहे हैं, मैंने ये हो वीडियो आज सकता है वो शूट की चेंज है कर इसी लें। की, ये अगले हफ्ते शायद इनकी वो दोस्ती एक हो जाए। वो हाँ टर्म एक किसी ने ख्याल में किसी रिपोर्टर ने कहा था ना कि टैको टैको मीन्स ट्रम्प ऑलवेज चिकन आउट, यानी कि पहले ट्रम्प जो है वो धमकी देता है और नेक्स्ट वीक वो धमकी वापस ले लेता है। हाँ तो हाँ मार्केट भी ये समझिए कि ये जो है ना ये एक साइकिल आएगी कि ट्रम्प एकदम से अनाउंसमेंट करेगा, मार्केट डिप होगी, नेक्स्ट वीक जब ट्रम्प फैसला वापस लेगा दोबारा मार्केट अप हो जाएगी। एग्जैक्टली और इसी हाँ वजह से ट्रम्प की बातों पे, इलॉन मस्क की बातों पे आपको मेरे ख्याल से रिलाई नहीं करना चाहिए। ये लोग जो हाँ हैं अपने इन्वेस्ट जो इनके इंटरेस्ट होते हैं वो दूसरे लेवल के ऊपर होते हैं। वो ट्रम्प हाँ कॉइन और डूज कॉइन और ये सारी चीजें हमने खुद देखी हैं और टेस्ला के साथ इलॉन मस्क ने तो खुद अपनी कंपनी के स्टॉक्स के साथ मैनिपुलेट किया है, उसके ऊपर हाँ तो हाँ केस भी हुआ है। तो ये बिल्कुल। ये सारी चीजें तो हमें इसलिए इन चीजों को छोड़ते हुए अगर आप वाइडर पिक्चर देखें, मेरे ख्याल से तो ईटीएफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा बेहतर होती है, लेकिन वाइडर पिक्चर देखें तो उसके हिसाब से जो आपको समझ में आता है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। जिसके अंदर सिंगल स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना वो वैसे ही बहुत खतरनाक होता है। बिल्कुल। सो ये चीज एक है, और दूसरा ये कि अब अगर उस पे आए जो इसका जो बिग ब्यूटीफुल बिल है, उसके अंदर जो हम जैसे इन्वेस्टर्स, जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स हैं, जो कनाडा में बैठे हुए हैं, जो यूएई में बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया में जो लोग बैठे हुए हैं, जो यूएस के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या किसी भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं, जो उनके साथ अभी होने जा रहा है, जो कि ज्यादातर लोगों को नहीं पता, और वो ये कि जो अभी डिविडेंड्स पे टैक्स लगने वाला है, जो कि अभी सिर्फ प्रपोज्ड है, लेकिन अब नहीं पता कि उसके अंदर आगे इम्प्लीमेंट होता है नहीं होता है, बट एटलीस्ट जो हम्म चीज नजर आ रही है वो ये कि वो किसी और इनडायरेक्टली किसी और चीज पे लग रहा था, लेकिन अब वो नजर आ रहा है कि नॉर्मल इन्वेस्टर्स पे भी लग सकता है कि अगर आपके ऊपर डिविडेंड आ रहे हैं। कनाडा में कितना डिविडेंड के ऊपर टैक्स होता है बाय द वे? अगर आपने यूएस स्टॉक देखे हुए हैं तो डिविडेंड इनकम पे 15% विद होल्डिंग टैक्स तो होता है, वो पहले से कट 15% जाता है। होता है। हाँ जो यूएई में जो इन्वेस्टर्स हैं, या जो इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर्स हैं लेट्स से पूरी दुनिया में जो जिन कंट्रीज के साथ यूएस ने टैक्स ट्रीटी नहीं साइन की हुई, उनके ऊपर 30% का टैक्स होता है, 30% तो हम लोगों के ऊपर यूएई में 30% का टैक्स होता है। और अगर आप कंट्रीज लाइक सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, इस तरह के मुल्कों में है, यूरोप, उसके अंदर आपके ऊपर 15% का टैक्स होता है डिविडेंड्स के ऊपर। अब जो नया टैक्स का जो प्रपोजल है वो सिवाय यूएस रेजिडेंट्स और सिटीजन्स के, वो बाकी सारी कंट्रीज के ऊपर एक्स्ट्रा 20% का टैक्स होगा। तो आपके ऊपर जो भी टैक्स इस वक्त लग रहा है वो अपनी जगह पर है, और ये प्रोग्रेसिवली स्टार्टिंग फ्रॉम 5% टू 20%। तो आप फर्ज करें मेरे ऊपर अगर 30% का टैक्स लग रहा है डिविडेंड्स के ऊपर, तो वो चीज बढ़कर 50% हो 50 सकती पे है। जा सकती है। हाँ हाँ। और तुम्हें भी शायद पता होगा कि एक ये जो बड़ा कॉमन रूल है 4% रूल, जो हम्म अक्सर लोग पिच भी करते हैं कि भाई आप अपना पोर्टफोलियो इतना ग्रो करें कि आपका जो डिविडेंड इनकम है वो 4% हो और वो इतनी हो कि आप सस्टेन कर सकते हैं अपनी रिटायरमेंट लाइफ। हम्म अब उन पे काफ़ी इम्पैक्ट आएगा कि जब वो ड्रॉ करेंगे डिविडेंड इनकम लेट्स से इन फ्यूचर, और अगर ये बिल जो है वो अप्रूव हो जाता है और इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो फिर उनकी जो रिटायरमेंट इनकम जो उन्होंने प्लान की है वो उनको नहीं मिलेगी उस तरह से। यानी कि उन्होंने अगर हम्म प्लान किया 15% डिविडेंड इनकम टैक्स के हवाले से और वो बढ़ के 50% में चले आता है, तो फिर तो उनकी इनकम जो है 35% जो है वो ड्रॉप हो गई ना राइट अवे। ड्रॉप हो जाएगी, सही हाँ बात है। हाँ और बहुत एग्जैक्टली ज़्यादा इसी तरह चांस है से। कि ये इम्प्लीमेंट हो जाए, क्योंकि ट्रम्प की जो जो उसकी जो नैरेटिव है ना वो यही है कि हमने अमेरिकन्स पे टैक्स कम करना है और हमने फॉरेनर्स पे टैक्स लगाना है जो यूएस इकोनॉमी से फ़ायदा उठा रहे हैं, चाहे वो नहीं स्टॉक की सूरत में हाँ हो या ट्रेड की हाँ, सूरत में हो। इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक जो एसेट क्लासेस हैं वो तो लाजमी हिट होंगी, जैसे रीट्स की स्पेसिफिक एसेट क्लास है, क्योंकि रीट्स के अंदर तो आपको लाजमी डिविडेंड देना होता है। हम्म मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि रीट्स जो है ना डिविडेंड विद होल्ड कर ले किसी वजह से। लेट्स से बहुत सारी कंपनीज होती हैं, अमेजॉन नहीं देती डिविडेंड, गूगल डिविडेंड आई डोंट नो कभी दिया है रिसेंटली या नहीं, लेकिन हाँ गूगल अमेजॉन को मुझे पता है कि उन्होंने बहुत दिनों से नहीं दिया था हाँ डिविडेंड। और तो होता भी उनका बहुत कम होता है जो ग्रोथ बहुत स्टॉक्स कम होते होता हैं। है, हाँ तो वो ग्रोथ स्टॉक्स है हाँ, लेकिन एप्पल देता था, माइक्रोसॉफ्ट देता है, इसी तरह से और कंपनीज देती है। तो हो सकता है बाद में कुछ टाइम बाद उनको समझ में आया कि नहीं, इन्वेस्टर्स बोल रहे हैं कि भाई डिविडेंड नहीं चाहिए हमको, हमें ग्रोथ चाहिए, क्योंकि वो ग्रोथ के अंदर, अच्छा ग्रोथ में फायदा ये कि एटलीस्ट यूएई में रहते हुए अभी हमें कोई कैपिटल गेन्स नहीं देना होता, लेकिन कनाडा में रहते हुए तो वो एक अलग चक्कर है कि कैपिटल बिल्कुल। गेन्स तो वो एक बहुत बड़ा मसला है जो हम्म जो वहां पर आता है।
तो अगर आपको कैपिटल गेन्स मिल रहा है तो बेटर कि आप अपना कैपिटल गेन्स लें, इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स में जाएं जहां पर कैपिटल गेन्स मिल रहा है रादर देन गोइंग फॉर डिविडेंड्स। अच्छा, इसमें हम्म, भी कुछ लोगों का मिसकॉन्सेप्ट होता है, जैसे यहाँ पर कुछ ईटीएफ्स हैं जिसके अंदर आपको डिविडेंड नहीं देते, वो आपको कहते हैं कि आपका एक्यूमुलेट हो रहा होता है डिविडेंड, लेकिन इवेंचुअली तो वो डिविडेंड होता है। हम्म, फायदा सिर्फ उसमें ये होता है कि आपको डिविडेंड मिलता नहीं है, वो डिविडेंड उसकी प्राइस में ऐड वो हो री जाता है, इन्वेस्ट हो जाता है, हाँ। वो री इन्वेस्ट हो जाता है। लेकिन वो री इन्वेस्ट वही अमाउंट होगी ना जो आपको एक्चुअल में डिविडेंड मिल रहा होगा, तो बिल्कुल। डिविडेंड तो टैक्स के बाद ही मिलेगा आपको, तो वो टैक्स हाँ, जो भी कटना होगा वो तो टैक्स, कटेगा। डिविडेंड की इनकम इशू होना ही टैक्सेबल इवेंट है। यानी कि अगर आप री इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, हाँ, तो जब डिविडेंड इशू होगा कंपनी से आपको, तो वो जो टैक्सेबल इवेंट है वहाँ पे तो 15% विद होल्डिंग टैक्स कट जाएगा गवर्नमेंट की, यूएस गवर्नमेंट की तरफ से। वो फिर आप जो बिल्कुल, भी उसकी प्रोसीड्स होंगी वो फिर आप री इन्वेस्ट करेंगे। तो बिल्कुल। मेरे ख्याल में ये काफ़ी डिस्ट्रप्टिव होगा अगर ये हो जाता है, और बहुत हद तक चांस है कि ये हो जाए, क्योंकि हुँ, ट्रम्प जो है ना वो पुश कर रहा है कि मैंने अमेरिकन पे टैक्स कम करना है और मैंने उन फॉरेनर्स पे लगाना है जो यूएस इकोनॉमी से फ़ायदा उठाते हैं। और ट्रेड का भी उसका यही कॉन्सेप्ट है कि जो लोग अमेरिकन इकोनॉमी से फ़ायदा उठा रहे हैं ट्रेड करके, मैं उन पे ट्रेड टैरिफ लगाऊंगा, क्योंकि उन्होंने अपनी इकोनॉमीज़ को हमारे लिए क्लोज रखा हुआ है। यानी कि हम यूएस प्रोडक्ट्स उनकी इकोनॉमी में नहीं सेल कर सकते और वो हमारी इकोनॉमी से अपनी प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं इन पे टैरिफ लगाऊंगा। हुँ, टैरिफ की बात बिल्कुल। करते हैं तो ये जो उसने लास्ट वीक, अच्छा वही ट्रम्प ऑलवेज चिकन आउट, पहले उसने 50% टैरिफ की बात की यूरोपियन प्रोडक्ट्स के ऊपर, और फिर नेक्स्ट डे और मेरे ख्याल में 2 दिन के बाद उसने कहा कि मैं डिले कर रहा हूँ अप अंटिल जुलाई। तो हाँ, हाँ, तो ये अच्छा, इसमें सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि जो ट्रम्प के दोनों बेटे हैं वो इसमें बहुत पैसा बना रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि उसको पता होता है कि अब ट्रम्प ने ये बयान देना है तो मार्केट डिप होगी लाजमी, तो हुँ, वहाँ पे वो सेल करते हैं। और 2 दिन के बाद जब वो ट्रम्प इज ऑलवेज चिकन आउट, उसके बाद हाँ, दोबारा से वो जो है ना मार्केट अप हो जाती है। तो हाँ। पंप एंड डंप तो बहुत ओपनली चल रहा है। Are you feeling lost in the complexity of global economy and trying to understand how this is going to impact your investment portfolio? You are not alone, my friend. I have been through and I have learned the hard way, and I'm trying to converge all of my experience and learnings into a course that I just designed specifically for you. In this course, Mastering Macroeconomic Fundamentals for Investment Strategies, I'll show you how to decode the economic trends, navigate market cycles, and build smarter, adaptable investment strategies. You're going to learn, analyze key indicators like GDP, inflation, and yield curves, identify opportunities in commodities and crypto alike, and adjust your portfolio to thrive in any cycle. With real-world examples and actionable insight, this course will empower you to invest with confidence, no matter what the market is. Don't just react to the news, understand them. Enroll now and take control of your financial future today. अच्छा, ये Of बात जब course, पंप एंड डंप की बात हाँ, करता हूँ ना, मैं लिंक्डइन पे अक्सर बात कर रहा होता हूँ इस बारे में, तो वो लोग जो है ना आ जाते हैं कि नहीं, खास तौर पे जो क्रिप्टो प्रोज हैं वो आ जाते हैं कि भाई नहीं, ये उनको लगता है कि बिल्कुल ये सस्टेन करेगा और इसी तरह रहेगा, वो हाँ, रह भी सकता है। बट ये पंप एंड डंप, चाहे स्टॉक्स हो जाए चाहे क्रिप्टो हो जाए, ये बड़े लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। वो अलग बात है कि शायद उसको लंबा सस्टेन ना कर सके, बट अगर एक दिन भी सस्टेन कर लिया उन्होंने तो उनके पैसे तो बन गए एक दिन के अंदर। तो इसलिए इन बिल्कुल। चीजों के ऊपर ज्यादा परेशान होना नहीं चाहिए, बाय लो सेल हाई, ये ना ये इनको ये बाय करना चाहिए। सिंपल हाँ। सिंपल मेथोडोलॉजी है ना, और पंप एंड डंप में यही होता है, बाय लो सेल हाई। हुँ, सही। तो अच्छा, अब अगर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आएँ, जो ओईसीडी ने ग्रोथ फोरकास्ट कट की है ऑलमोस्ट लेट्स से 20 बेसिस पॉइंट्स की, क्योंकि वो 3 से 3.1% की है। तो उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? यार इकॉनमी जो है ना पूरी दुनिया की काफ़ी स्लो हो रही है, और कनाडा की तो खैर इकॉनमी बहुत ही ज़्यादा स्लो है, इसी वजह से यहाँ पे भी जो है ना इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। अभी रिसेंटली लास्ट वीक ही नंबर्स आए थे, जो अनएम्प्लॉयमेंट 7% पे चली गई कनाडा की, हुँ, हुँ, जो कि हाईएस्ट है आई थिंक सिंस 2016। तो हुँ, काफ़ी मेजर एक न्यूज़ है ये, इकोनॉमिक न्यूज़ कनाडा के हवाले से। तो यही सिमिलर सिचुएशन यूरो जोन के अंदर भी है कि उनकी इकॉनमी भी स्लो हो रही है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की काफ़ी जंग की वजह से जो है वो इफेक्ट हुई है। और जंग का इम्पैक्ट तो आ रहा है ना, क्योंकि जितना भी नेटो के कंट्रीज़ हैं वो स्पेंडिंग कर रहे हैं, और उसकी वजह से जो है बिजनेस एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब हो रही हैं, और फिर जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़ रही है। तो आई थिंक यूएस के अलावा पूरी दुनिया की जो इकॉनमी है वो तो काफ़ी स्लो हो रही है, और वो मज़ीद स्लो होती जा रही है। तो इसी वजह से जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो अपनी अपनी फोरकास्ट कट कर रहे हैं, और रेट कट करने की भी उनकी जो रीज़न है वो यही है कि उनको जो इकोनॉमिक फोरकास्ट है वो काफ़ी वीक नज़र आ रही है, और उसकी वजह से वो पहले से स्टिमुलेट करना चाह रहे हैं इकॉनमी को, तो फिर वो रेट कट्स पहले से करें ताकि जो मेजर इम्पैक्ट्स आने वाले हैं इन लेट्स से नेक्स्ट 6 to 3 months वो कम हो, ताकि अगर हम अच्छा। रेट कम कर दें। हाँ, हाँ ट्रम्प की भी बोलो। तो हटी इसी वजह से है ना कि वो
यूरोप में देख रहा है कि जो है ना रेट कट्स हो रहे हैं, और हाँ, अपना यूएस के अंदर जो है ना वो यूएस नहीं कर फेडरल रहा है। रिजर्व नहीं कर रहा, हाँ। हाँ। क्योंकि यूएस की इकॉनमी अभी भी बहुत स्ट्रांग है ना। यूएस की हम्म। इकॉनमी अभी भी जो है वो यानी कि पॉजिटिव में ग्रो कर रही है। तो हम्म। इसीलिए जो फेडरल रिजर्व का जो चेयर है वो ये कह रहा है कि भाई हम अभी क्यों करें, हमें तो इकॉनमी के नंबर अच्छे नज़र आ रहे हैं। तो हम्म। ठीक है, जो ग्लोबल इकॉनमी है वो स्ट्रगल कर रही है, इसी वजह से यूरो जोन भी कट कर रहा है रेट, और जो ऑस्ट्रेलिया का सेंट्रल बैंक है, जापानीज सेंट्रल बैंक है, सब रेट कट कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि उनकी इकॉनमीज कंपैरेटिवली बहुत स्लो है यूएस से, यूएस अभी भी काफ़ी जो है अच्छे फिगर्स में ग्रो कर रहा है, एटलीस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिशियल नंबर्स। ठीक है, वो बिहाइंड हम्म। द सीन जो लोकल इकॉनमीज़ हैं, जो कि बेचारे एवरेज अमेरिकन हैं, वो भी हो सकता है इतने वेल ऑफ ना हो। लेकिन जो फाइनेंशियल इकॉनमी है, जिसको हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट की सूरत में, वो तो अभी भी मतलब ठीक ठाक ऊपर है। ठीक है, अगर हम्म। वो 10% डिप भी हुई है अपने पीक से, बट स्टिल अगर हम हम्म। 2019 से उसको कंपेयर करें, वे अप है। बिल्कुल सही है। अच्छा, अभी कुछ उसको टच करते हैं क्रिप्टो को, क्योंकि हमने हाँ, देखा क्रिप्टो के अंदर अभी रिसेंटली वो बाइनेंस के ऊपर से केस भी उन्होंने विड्रॉ कर लिया एसईसी ने, विच इज़ अ बिग थिंग मेरे ख्याल से, क्योंकि वहां पर ये एक बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन था जब वो सीजी को इंडिक्ट किया था यूएस के अंदर। प्लस हाँ, ये कि जो ओवरऑल सिनेरियो चला है, खास तौर पे जो ट्रम्प और इलॉन मस्क की फड्डा था, उसके अंदर बिटकॉइन नीचे गया था, पूरा क्रिप्टो काफी नीचे गया था। हाँ, बट क्रिप्टो के अंदर ऊपर नीचे वीक के अंदर 10% होना मेरे वो ख्याल से तो कोई बड़ी कॉमन सी बात नहीं बात है। है। हाँ, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। सो क्रिप्टो का क्या स्टेटस है अभी, क्योंकि तुम तो मेरे ख्याल से और भी लोगों के साथ पॉडकास्ट भी कर रहे हो, तुम्हारे चैनल के ऊपर काफी मशीन के ज्यादा साथ, हाँ। हाँ, अफीन के साथ यूके में जो होती है उनके साथ की है। सो व्हाट इज द सिनेरियो जो करंट चल रहा है क्रिप्टो का? क्रिप्टो का सिनेरियो अभी अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि जो क्रिप्टो के जो रेगुलर फॉलोअर्स हैं, वो ज़्यादातर जो जिनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो होती है ओल्ड कॉइन्स में। ओल्ड कॉइन हम्म। भी जो बिटकॉइन के अलावा जो मेजर कॉइन्स हैं, जिसमें ऑफ कोर्स सोलाना, इथेरियम हो गया, सुई हो गया। तो उन कॉइन्स ने इतनी रैली की नहीं जितनी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। यानी कि जो लास्ट, यानी कि इससे पिछली जो बुल साइकिल आई थी, उसमें हम्म। उन ऑल्ट कॉइन्स में ठीक ठाक रैली नहीं देखी गई थी। तो लोग वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब दोबारा से इस बुल साइकिल में भी वही रैली आएगी, वो नहीं आई। वो आई है लेकिन उस लेवल पे नहीं आई जिस लेवल पे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो एक थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट उन लोगों के लिए है। लेकिन बिटकॉइन ने ये दिखाया कि बिटकॉइन ने अपने आप को डिटैच किया उन ऑल्ट कॉइन से। यानी कि बिटकॉइन मेरे ख्याल में 60-70 थाउजेंड से उठ के नवंबर में, लास्ट ईयर नवंबर में जब ये ट्रम्प की अनाउंसमेंट हुई, उसके बाद से उसने जो रैली पकड़ी है वो मतलब अनप्रेसिडेंटेड है। यानी कि हम्म। 60-70 थाउजेंड से उठ के वो 100 एंड आई थिंक 12,000 तक गया है अभी, और फिर अभी थोड़ा सा दोबारा डिप हुआ है। तो नज़र ये आ रहा है कि बिटकॉइन ने अपने आप को डिटैच किया है जो रेस्ट ऑफ क्रिप्टो इंडस्ट्री है उससे, और नैस्डैक से। पहले हम देखते थे कि नैस्डैक और बिटकॉइन बिल्कुल एक साथ चलता था। अगर नैस्डैक ऊपर हो रहा है, बिटकॉइन भी ऊपर हो रहा है, नैस्डैक नीचे जा रहा है, बिटकॉइन भी नीचे जा रहा है, क्योंकि वो रिस्क एसेट के तौर पे ट्रीट होता था। लेकिन रिसेंटली हमने देखा है कि अब वो अपने आप को बिटकॉइन है उससे उससे डिटैच कर रहा है। और उसकी वजह ये है कि जितने भी बड़े बड़े फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अब वो उसमें पैसा डाल रहे हैं। तुमने देखा होगा जो कैथी वुड ने जो बात की थी इस इंटरव्यू में, यही की थी कि बिटकॉइन के जो टोटल कॉइन्स हैं जो माइन हो सकते हैं वो 21 मिलियन है। उनमें हम्म। से 20 मिलियन माइन हो चुके हैं, अब सिर्फ 1 मिलियन हम्म। बचा है। अब उस हम्म। 1 मिलियन कॉइन के पीछे बड़े बड़े फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स जा रहे हैं, जो हेज फंड्स हैं, ब्लैक रॉक हैं, और जो सॉवरेन गवर्नमेंट्स हैं, अब वो भी उसके पीछे जा रही हैं। तो जो प्रोजेक्शन है उस 1 मिलियन कॉइन्स को ख़रीदने की, वो काफ़ी ज़्यादा है। वो हम्म। तभी कोई ख़रीद सकता है उसके अलावा अगर कुछ सेल करे। और अगर लोग सेल नहीं करते तो दैट मीन्स उसकी प्राइस जो है ना वो मज़ीद शूट अप होगी। तो जो काफ़ी जो बड़े जो कैथी वुड की भी अपनी फोरकास्ट यही है कि बाई 2030 इट कैन रीच अप टू $1 मिलियन पर कॉइन। अच्छा, कैथी वुड की जो जो प्रिडिक्शन है वो सारी तो मतलब हमने देख ही ली है पीछे के क्या रही है उसकी। हाँ, बट मतलब हमारी तरफ से भी कोई लेकिन इन्वेस्टमेंट पता है एडवाइस क्या, नहीं है इसके अंदर। हाँ। उस साइकिल में उसकी प्रिडिक्शंस काफ़ी गलत हुई, लेकिन इन द लॉन्ग रन उसकी जो प्रिडिक्शंस है वो मुझे लगता है सही यार, है। मैंने उसका फंड का रिटर्न देखा, लेकिन फिर वही बात है ना कि अगर आप लॉन्ग टर्म रिटर्न देखते हैं उसका, तो वो हाँ, S&P 500 को के अराउंड ही आ रहा है, जो मैंने ओवरऑल देखा है। अगर 2000 आई थिंक 17 में से देख रहा था मैं, याद नहीं है मुझको एग्जैक्टली, बट मैंने ये देखा था कि उसका रीसेंट रिटर्न तो खैर नेगेटिव नहीं है, और इससे पहले भी अगर आप जाते हैं तो मतलब नेगेटिव मतलब ये कि अगर S&P 500 को करेंगे या टेक स्टॉक्स को करेंगे, बेसिकली वो टेक स्टॉक पे ही बैट कर रही है ना। इस हाँ, वक्त भी उसने एप्पल को निकाल दिया अपने उसका सिर्फ पोर्टफोलियो टेक्नोलॉजी से। का फोकस है, हाँ, बिल्कुल। एग्जैक्टली exactly. तो कोई बहुत ज्यादा उसके अंदर रॉकेट साइंस तो नहीं है, बट यस उसकी बातें सुन सकते हैं आप, क्योंकि वो बातें मैंने अभी जो उसका इंटरव्यू देखा था, वो इंटरव्यू सही था, मतलब उसके अंदर हम्म, कुछ चीजें उसने वैलिड बोली थी, बट उसके उसकी जो पास्ट है वो भी हमें एक चीज देखनी चाहिए। प्लस ये कि हम जो भी बात कर रहे हैं इसमें कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। एक चीज बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूंगा कि वो जो
बहुत सारे लोग होते हैं ना जो अपनी बात कर रहे होते हैं कि भाई हमने क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है और क्रिप्टो में ही इन्वेस्ट किया है। तो आज से तकरीबन 1 साल पहले मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ तो कहते थे कि भाई आप अपने पोर्टफोलियो के साथ कुछ ना करें, 50% बिटकॉइन में रखें, 50% इथेरियम में रखें, और आप देखें फिर क्या होता है। तो अभी मैं इत्तेफाक से इस पॉडकास्ट से पहले, इस वीडियो से पहले मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था, तो कुछ लोगों की मैंने जब ये बातें सुनी थी आज से पूरा 1 साल पहले, अगर आप चले जाएं, बिटकॉइन इस वक्त 50% अप है, बट इथेरियम इस वक्त 30% डाउन है। तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो सिर्फ और सिर्फ 20% अप है। तो हम्म। विच इज गुड एज वेल, बुरा नहीं है 20%, लेकिन अगर आप क्रिप्टो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें 20% तो कोई इतनी अच्छी बात भी नहीं है कि अगर आप उसके हाँ, अंदर इस तरह से है। और ये चीज इथेरियम अभी गया है रिसेंटली ऊपर, वरना वो आप 50-50 होकर वो ऑलमोस्ट जीरो पे ही पहुंच जाता, बिल्कुल। जो अगर दोनों और चीजें मैं हिट वही बात होती। कर रहा था कि लोगों की एक्सपेक्टेशन ये है कि ऑल्ट कॉइन्स भी उसी तरह से रैली करेंगे जैसे बिटकॉइन करे ने किया है, जो कि नहीं हुआ। तो उनके लिए हम्म। बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है कि क्यों नहीं उसमें ऑल्ट कॉइन्स में क्यों इस दफ़ा फंडिंग नहीं गई। और उसकी हम्म। वजह ये है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, क्योंकि मार्केट मूवर्स जो होते हैं ना, वो हमेशा जो इंस्टीट्यूशन मनी होती है वो होती है, रिटेल इन्वेस्टर नहीं हम्म। होता। रिटेल इन्वेस्टर से मार्केट मूव नहीं करती। जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, वो मार्केट मूव करते हैं। तो अगर ब्लैक रॉक और फेडेलिटी और इस तरह के लोग सिर्फ बिटकॉइन में जा रहे हैं और ऑल्ट कॉइन्स में नहीं जा रहे हैं, दैट मीन्स इट्स अ क्लियर, बिटकॉइन इज अ क्लियर विनर इन दिस गेम। हम्म। हम्म। तो ये अब अ- लोगों को जो है ना रियलाइज़ हो रहा है काफ़ी देर के अच्छा, बाद कि भाई। हाँ। मुझे मुझे भी जो है ना इसके अंदर अभी तक मुझे वैसे क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से समझ नहीं आया है। If you are new in crypto and you're looking for an exchange to start crypto journey today, check the link in the description below. I have a link for the Coinbase platform which will give you $10 worth of BTC for free if you start using my link. बट ऑफ कोर्स क्योंकि अब वो नेटवर्क इफेक्ट आ गया है, उसके अंदर लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं भी उसको देखना शुरू कर दिया। उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अभी अपने चैनल पे आगे जाके बात करूंगा। बट एक चीज इंपॉर्टेंट है, अभी जो यहाँ पर इन्होंने यूएई में जो टोकनाइज रियल एस्टेट का इंट्रोडक्शन किया है, उसके अंदर जो प्लेटफॉर्म यूज किया है वो एक्सआरपी का प्लेटफॉर्म है। सो Hmm. इम्प्लीमेंटेशन मुझे नजर आ रही है कि डिफरेंट इन इन प्रोजेक्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन नजर आती है, बट उसके अंदर इन्वेस्ट क्यों करें वो मुझे समझ नहीं आता। कि ठीक है, आपको इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपने हाँ। किसी प्रोजेक्ट को इतना इंटेंसली देख लिया है कि आपको समझ में आता है कि इसकी इतनी अच्छी वो होगी एप्लीकेशन की, वो अब आगे जाकर उसके पैसे बढ़ जाएंगे और उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो ज्यादा एक्सपेंसिव होगी। बट इतना अगर आप देख सकते होते तो फिर तो बड़े रिसर्चर्स बैठे हुए उन्होंने भी देख लिया होगा, तो उसकी वैल्यूएशन ऑलरेडी बढ़ चुकी होगी। सो इस तरह हाँ, की चीजों को फाइंड आउट करना, जैसे स्टॉक्स के अंदर होता है, इस तरह की चीजों को फाइंड आउट करना आसान तो नहीं है। मुझे लगता है ये अभी भी बिल्कुल। गैम्बलिंग चल रही है। गैमलिंग तो है, स्पेकुलेशन है फॉर श्योर। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ ये कहूँगा कि जो ये जो डीफाई नेटवर्क है ना, ये एक पैरेलल सिस्टम है स्टॉक्स के अगेंस्ट। यानी हम्म। कि अगर आपने आपकी कोई स्टार्टअप है, तो आपके पास फंडिंग देने के दो ही तरीके हैं। या तो आप वो जो सीरीज फंडिंग में जाते हैं, जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं उनसे आप जो है फंडिंग लेते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप पब्लिक में जाएं, आईपीओ करें, ठीक है, फिर वहाँ से पब्लिक से पैसा उठाएं। हम्म। लेकिन जो ये जो पैरेलल सिस्टम आया ना डीफाई का, वो ये कहता है कि भाई आप टोकन लॉन्च करें अपना डीफाई नेटवर्क के ऊपर और वहाँ से फंडिंग उठाएं। तो अब उसमें जो डेमोग्राफिक्स है ना, वो काफ़ी यंग है। उसमें वो बाबे नहीं बैठे हुए जिनके पास कैपिटल है जो जाके आईपीओ में अपना कैपिटल डिप्लॉय करें। तो वो एक डिस्कनेक्ट है अभी जो ना डेमोग्राफिक्स का। लेकिन ओवर टाइम जो लोग ये कह रहे हैं कि अब ये जो पैरेलल सिस्टम बन रहा है ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेगा और फिर ऑफ कोर्स वहाँ पे जो उसकी जो कैपिटल एक्सपोजर है वो काफ़ी बढ़ेगा, क्योंकि जितने भी जो अब नए प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं जो कि खास तौर पे ब्लॉकचेन रिलेटेड हैं, वो आईपीओ नहीं करते। वो जाते हैं आईसी, इसको कहते हैं आईसीओ, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। तो उसमें ओके। वो अपना कॉइन लॉन्च करते हैं और फिर वो कॉइन लोग खरीदते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट उस प्रोजेक्ट के अंदर, कि भाई इन फ्यूचर अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब होता है तो ऑफकोर्स उसका कॉइन जो अप्रिशिएट करेगा। तो स्पेकुलेशन ऑफकोर्स है, लेकिन वो वही कॉन्सेप्ट है आईपीओ का जो हम स्टॉक मार्केट में देखते हैं। इन्होंने इसका एक पैरेलल सिस्टम बना दिया जो कि ब्लॉकचेन बेस्ड होगा और फिर इसकी जो डेमोग्राफिक्स है वो बिल्कुल कंप्लीट डिफरेंट है। अच्छा, इसमें इसकी एप्लीकेशन अब नजर आना शुरू हो गई है, इसकी पॉपुलैरिटी भी नजर आ रही है यूएई में, खासतौर पे पॉपुलर, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। द रीजन इज, अभी मैं देख रहा था कि ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज जो यहाँ पर सेल होती हैं, उसमें 3%, 3% सिर्फ वो क्रिप्टो के थ्रू पेमेंट आ रही हैं। हालांकि बहुत सारे हम्म। डेवलपर्स अभी भी क्रिप्टो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन बहुत सारे कर रहे हैं। सो जो लोग कर रहे हैं, इन ओवरऑल इसकी जो इस वक्त जो पाए बन रहा है वो 3% का है, विच इज अ बिग अमाउंट। मेरे ख्याल से 3% भी अगर इतनी बड़ी मार्केट के अंदर आप यूज कर रहे हैं, तो वो सिग्निफाई करता है कि उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। सो हम्म। अब बाकी ये कि अभी जो रीसेंट जॉब मार्केट की रिपोर्ट आई थी यूएस के अंदर, अगर हम थोड़ा सा अपना टॉपिक क्रिप्टो से लेके आगे चलें, हाँ।
तो जो जॉब मार्केट की रिपोर्ट थी उसी ने अभी लास्ट वीक जो है वो काफ़ी मूवमेंट दिखाई थी यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर। उस पे बिल्कुल। क्या स्टेटस है? कुछ ज़रा बताओ, हाँ, वहाँ रहते हो नॉर्दर्न नॉर्थ अमेरिका में। तो हाँ, दो रिपोर्ट्स आई हैं ना। एक तो एडीपी के नंबर्स आए थे। एडीपी बेसिकली जो है वो प्राइवेट जितनी भी जॉब्स होती हैं उनको उनको रिपोर्ट करता है। तो उसके जो नंबर्स वो तो काफ़ी लो आए थे, लोअर देन एक्सपेक्टेशन आए थे। तो उसके बाद से मार्केट ने थोड़ा सा डिप लिया था, और उसी के बाद ट्रम्प ने जो है वो जो जेरोम पावल हैं फेड के चेयर, हुँ, उनको जो है ना दोबारा से जो है ना पिन करना शुरू किया कि भाई ही इज़ अ लूज़र, और एडीपी नंबर्स आ गए हैं, जॉब मार्केट जो है नीचे जा रही है, और ये जो है अभी तक ऐसे ही बैठा हुआ है। लेकिन 2 दिन के बाद आई थिंक फ्राइडे को जो गवर्नमेंट के नंबर्स होते हैं ऑफिशियल वो आए, और उसके मुताबिक जो है जॉब मार्केट थोड़ी सी स्ट्रांग नज़र आई, यानी कि अच्छा। बेटर देन एक्सपेक्टेड। तो उसके हुँ, बाद जो है दोबारा से मार्केट ने अप लिया, और बॉन्ड यील्ड भी जो है थोड़ी सी नीचे चली गई थी दोबारा से। तो आई थिंक जॉब मार्केट ऑफ कोर्स सॉफ्ट तो हो रही है, नो डाउट अबाउट दैट। यानी कि दो तरह की इकॉनमीज है ना यूएस में। एक तो है जो रियल इकॉनमी, जिसमें ऑफ कोर्स लोगों के अपने बिजनेस हैं, प्राइवेट बिजनेस हैं, जॉब्स निकलती हैं। वो तो स्लो हो रही है क्योंकि उसका एक तो टैरिफ पे इम्पैक्ट आ रहा है। अब जो बिजनेस इंपोर्ट करते हैं स्टफ चाइना से, कनाडा से, यूरोप से, उन सब पे एक्स्ट्रा उनको टैक्स देना पड़ रहा है। तो तो शुरू के 2-3 महीने में Q1 में उन्होंने एक्स्ट्रा इन्वेंट्री मंगवा ली थी, इस खौफ से कि भाई आप टैरिफ लग रहा है तो पता नहीं कितनी चीज़ें जो है कॉस्ट हमारी जो है इंक्रीज़ हो जाए। तो उसकी वजह से ऑफ कोर्स वो बिजनेस स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट जो फाइनेंशियल इकॉनमी जिसको हम कहते हैं, जो स्टॉक मार्केट है, वो तो अभी भी जो है वो काफ़ी हॉट है। यानी कि 2-10% पुल बैक होने के बावजूद अभी भी वो काफ़ी हॉट है। और जो अर्निंग्स आ रही हैं कंपनीज की वो भी ठीक ठाक ऊपर है। इवन माइक्रोसॉफ्ट ने 6,000 बंदा निकाला है, लेकिन हुँ, अर्निंग्स की बड़ी ज़बरदस्त है। हुँ, अर्निंग्स में उनके कोई मिस नहीं हुआ। तो हुँ, दैट टेल्स अ डिफरेंट स्टोरी। इसके हुँ, अलावा जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, जो कनाडा की एग्जांपल, तो वहाँ तो बहुत बुरा हाल है। कनाडा की अनएम्प्लॉयमेंट 7% पे चली गई है, जो कि हाईएस्ट है सिंस 2016। और कनाडा की इकॉनमी हैविली डिपेंडेंट है यूएस ट्रेड के ऊपर। ठीक है, कनाडा के मिनरल्स, ऑयल, लंबर, डेयरी प्रोडक्ट, ये सब यूएस जाते हैं। जो ऑटोमोबाइल का सेक्टर है कनाडा में, ज़्यादातर जो डिमांड है वो यूएस से आती है। जनरल मोटर्स, फोर्ड, इवन होंडा टोयोटा के जो प्लांट्स यहाँ लगे हुए हैं, ज़्यादा डिमांड जो है वो यूएस की होती है। तो अगर उन पे अब टैरिफ लग जाएगा, जो कि ट्रम्प ने अनाउंस किया था, पता नहीं वो यूएस एमसीए की वजह से जो है वो थोड़ा सा डिले हो गया, या उसको रीनिगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रिसेंटली उसने जो कैनेडियन स्टील है उस पर टैरिफ लगाया था 50%। ऑफ कोर्स स्टील यूज़ होता है इन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, कार्स के अंदर। तो उससे जो है जो लोकल इंडस्ट्री है जिसमें जॉब्स हैं उन पर इम्पैक्ट आएगा। तो आई थिंक इम्पैक्ट तो आ रहा है इन चीज़ों से। लेकिन ऑफ कोर्स अब वो रीनेगोशिएशन और बैक एंड फोर्थ, इनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन इन द मीन टाइम जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इम्पैक्ट हो रही हैं। ज़बरदस्त। आई थिंक हमने ऑलमोस्ट जो चीज़ें हमने सोची थी वो कवर कर ली हैं। एनीथिंग एल्स दैट यू थिंक ऑफ? आई थिंक पहली एपिसोड के लिए काफ़ी है, क्योंकि हमने हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की हैं, तो ये ओवरवेलम ना हो जाए लोगों के लिए। हाँ, हाँ। तो मैं प्लस ये कि लोगों से भी मैं कहूँगा कहूँगा कि कि लोगों हाँ, को कमेंट भी करें ताकि हमें बिल्कुल आइडिया हो यही कि कहना चाह रहा था। क्या चीज़ें इसमें ऐड हो सकती हैं, और हर हफ्ते ट्राई करेंगे कि करें। तो इसमें चीज़ें ऑफ कोर्स वो आगे जाकर थोड़ा-सा हम डीप में भी जा सकते हैं इन चीज़ों के। हमने यूएई को ज़्यादा डिस्कस नहीं किया इसमें, हमने ज़्यादातर नॉर्थ अमेरिका को डिस्कस किया क्योंकि स्टॉक तो वहीं पर होते हैं और ज़्यादातर लोग वहीं पर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। सो नेक्स्ट वीक के लिए क्या कोई हाँ, नई तो न्यूज़ है जो नेक्स्ट हमें देखना एपिसोड में चाहिए? हम थोड़ा सा जो दुबई की, हाँ, नेक्स्ट एपिसोड में हम दुबई की थोड़ी सी जो अपडेट्स जो है वो ऐड कर लेंगे, जिसमें हुँ, हम जो दुबई की जो जॉब मार्केट है, या दुबई में जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के जो अपॉर्चुनिटीज़ है, उस पर थोड़ा सा हम एक अपडेट ले लेंगे तुमसे। हुँ, ठीक है, ज़बरदस्त। ओके यार, आई होप कि लोगों को थोड़ी सी वैल्यू मिले और लोग कमेंट में हमें बताएं, और हम लोगों के लिंक्डइन को फॉलो कर लें, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें, और अगर कोई और चैनल भी है, वैसे मेरा तो लिंक्डइन और यूट्यूब, ये दो मेजर मेरे प्लेटफॉर्म्स हैं। आई डोंट नो यासीन, तुम्हारे हाँ, तुम किसको प्रेफर करते हो? मेरा जो मेन है वही टिकटॉक है और यूट्यूब है। लिंक्डइन पे हूँ ओके। मैं, लेकिन लिंक्डइन पे मेरा जो ये जो मैक्रो का कंटेंट है वो थोड़ा सा कम आता है, क्योंकि मेरी थोड़ी सी ऑडियंस वहाँ पे डिफरेंट है। लेकिन प्लीज़ हम्म, फॉलो अस, गिव अस योर लाइक्स एंड कमेंट्स, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। चलो यार, ओके, थैंक यू।